आपकी आवाज में आज बात लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में गरमाए सियासी माहौल की। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी मोदी के दौरों से खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठी है, तो कांग्रेस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस चुटकी लेते हुए सभी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसके अलावा सियासत पीएम मोदी के आगमन पर प्रोटोकॉल को लेकर भी हो रही है। हालांकि ये पूरी लड़ाई 2019 की है। ऐसे में सवाल यही, छत्तीसगढ़ में 19 में 20 कौन होगा? कुछ और भी सवाल होंगे जिनका जवाब तलाशेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि विश्वसनीयता के सभी पैमानों पर हमने इसे कसा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। 8 फरवरी को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी 2014 के नतीजे दोहराने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के अपने दावे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी से बातचीत के दौरान दावा किया कि कांग्रेस लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेगी। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें देंगे 11 में से? अभी विधानसभा हम 3/4 बहुमत से जीते साहब, हम पूरा 11 के 11 सीट जीतेंगे। ये लोग बोलते थे आखिरी गेंद में छक्का मारेंगे, वो हमने कर दिखाया। अब वो 11 का दावा कर रहे हैं, 11 हम लेकर आएंगे। इधर मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी सियासत जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर साफ किया कि पीएम मोदी के 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ आगमन पर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाएंगे, जिस पर छत्तीसगढ़ बीजेपी उपाध्यक्ष सुनील सोनी ने पलटवार किया है। उनका यह भी दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पुराना प्रदर्शन बरकरार रहेगा, जबकि विधानसभा चुनाव में जीत से लवरेज कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं। देखिए, 8 तारीख का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का बहुत पहले से तय है और सरकार भी जानती है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो बातचीत करना चाहिए था उस समय में। और आज पत्र लिखने की क्या जरूरत है आपको? आप बात करिए ना, क्या आपको बात करना है? केवल जो है वो राजनीतिक माहौल बनाने का सफल प्रयास बार बार जो है सरकार और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें सफल कभी नहीं होगा। नॉर्मल प्रोटोकॉल में ऐसा रहता है कि सीएम भी अटेंड करते हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले जब वो देश के लिए नहीं आ रहे हैं, राजनीति के लिए आ रहे हैं, केवल चुनाव की घोषणा का शासकीय कार्यक्रम उन्होंने बनाया है चुनाव के दृष्टिकोण से, तो हो सकता है उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया है। अब 2019 में कौन किस पर भारी होगा या फिर 20 साबित होगा, ये तस्वीर तो मई में ही साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले दम दोनों ही दल दिखा रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, तो बीजेपी को भरोसा है अपने सबसे विश्वसनीय चेहरे नरेंद्र मोदी पर। सत्य प्रकाश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। 2019 में लोकसभा की जंग यानी कि 19 में कौन पड़ेगा किस पर 20, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय साहू जी, नेता है कांग्रेस के, बीजेपी के प्रवक्ता संदीप शर्मा जी और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन 2019 से पहले 2014 के नतीजे भी जरा सा याद कर लीजिए। 11 सीटों में से एकमात्र सीट दुर्ग, जिसे भेद नहीं पाई बीजेपी, बाकी 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मात्र एक सीट जो दुर्ग थी, वहां से ताम्रध्वज साहू विजयी हुए थे और इस विजयी ने, तब जबकि 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इस विजयी ने और भी ज्यादा कद में इजाफा कर दिया था ताम्रध्वज साहू के। और ये कद में इजाफा किस हद तक हुआ, इसका अंदाजा आपने हाल ही में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा होने लगी, तब भी आपने देखा। खैर, बहुत से सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल बाबूलाल शर्मा जी से है। बाबूलाल शर्मा जी, ये बड़ा दिलचस्प है, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सुर में कहते थे कि इस बार के चुनाव के नतीजे बता देंगे कि ये सेमीफाइनल कौन जीत रहा है और फाइनल कौन जीतने जा रहा है। लेकिन चूंकि नतीजे सामने आ गए हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपनी बात पर बरकरार रहे, लेकिन बीजेपी कहे कि मुद्दे अलग होते हैं। देखिए, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो
मुद्दों पर लड़े जाते हैं। केंद्र के मुद्दे होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, और विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। दोनों में फर्क तो होता है, लेकिन जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, 3 बार के चुनाव में जो सरकार में रहा है उसको पक्ष मिला है। 10 सीटें जो है तीनों बार उनको मिली हैं, लेकिन इस बार कुछ रंगत बदली हुई नजर आ रही है। आज सरकार में कांग्रेस है, लेकिन दांव जो है वो मोदी जी ने भी बहुत बड़ा खेला है। इस बार के बजट में जो स्थितियां पैदा की गई हैं, हालांकि उन पर भी लोगों को आशंकाएं कुशंकाएं हैं, लेकिन उसका असर जरूर पड़ेगा। आम आदमी उस बात को नहीं समझ पाता जो उसमें गोल गणित होती है बजट में। जिस तरह उन्होंने कहा है कि अगली सरकार जो है इसको लागू करेगी, तो वो भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि अगली सरकार होगी कौन सी, और अगर ये आए तो करेंगे, कोई और नहीं आया तो नहीं करेंगे। ऐसा भी एक प्रश्न पैदा हुआ है। निश्चित रूप से जो है मैं ये कह सकता हूं कि इस बार 10 सीट और 11 सीट वाला मामला नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टियों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जिसमें अधिक गेन जो है वो कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। जी संदीप शर्मा जी, कांग्रेस ये कहकर तंज कसती है कि आप कहते थे अब की बार 65 पार, अमित शाह जी ने नारा दिया, पूरी पार्टी उस नारे के पीछे चल पड़ी। 65 तो छोड़िए सर, 15 पर सिमट गए, 68 सीटें कांग्रेस ले गई, और ये बार बार कांग्रेस बात दोहराती है। और अब की बार आप कह रहे हैं सर कि 11 की 11 हमारी हैं। देखिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव अलग होता है, ये तो बाबूलाल शर्मा जी भी ने कही है, लेकिन वो एक बात थोड़ा सा इसमें मैं संशोधन करना चाहूँगा कि पिछले 3 बार जो चुनाव हुए और जब तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमको 10-10 सीट मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले जब ये संयुक्त मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, उस समय भी 1998 और 99 में जो 2 चुनाव हुए, उन दोनों बार भी भारतीय जनता पार्टी को 8 और 9 सीट मिली, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो है मध्य प्रदेश का जब हिस्सा था, सरकार कांग्रेस की थी, और जो छत्तीसगढ़ का पार्ट था उस 11 सीट में हमारी सीटें जो है 8 से 9 थी। तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो रुझान है वो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसका कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है लोकसभा और विधानसभा को निश्चित रूप से अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में देखती है, और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, तो इसका यहाँ पर एक बड़ा गहरा असर छत्तीसगढ़ की जनता पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है, और मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया अभी पिछले 5 वर्षों में देश के भीतर, और वर्तमान में जो बजट भी आया है जो बहुत ज़्यादा आम जनों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए बहुत फेवरेबल है, तो निश्चित रूप से इसका असर जो है इस चुनाव में भी पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराएगी। संदीप जी, जीवन में बहुत सी चीजें पहली बार होती है सर। पहली बार ये हुआ कि कोई पार्टी 60 से ऊपर गई, पहली बार ये हुआ कि 68 तक सीटें किसी पार्टी को मिल गई। सर पहली बार ही कुछ और ना हो जाए, दावे तो आपके बड़े हैं। पहली बार ये भी होने वाला है कि कांग्रेस 68 सीट जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीट जीत रही है, यह भी पहली बार होने वाला है। ठीक, अब मैं अजय साहू जी के पास आता हूं। आप ठीक कह रहे हैं साहू साहब, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अगर सुनिए तो वो हर दूसरी तीसरी रैली में, सभा में एक बात कहते हैं कि आखिरी गेंद पर छक्का तो रमन सिंह मारने वाले थे, लेकिन छक्का हमने मार दिया, और 65+ का टारगेट था बीजेपी का, वो 65+ हम ले गए। लेकिन ये जो जीत है, ये सर सही मायनों में जीत तो तभी है जब आप लोकसभा में भी इसको लेकर इसे बरकरार रखें। बीजेपी कहती है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, उसके मुद्दे, उसकी तासीर अलग है और लोकसभा की अलग, और हाल के जो लोकसभा चुनाव रहे वहां आपका रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं रहा है। आसिफ जी, देखिए, विधानसभा के चुनाव भी जो रहे उसमें भी हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व संभालने के बाद सारे नेताओं ने एकजुट होकर एक साथ, एकता के साथ जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, हम इस प्रदेश के अंदर 68 सीट, इतना जनादेश आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी पार्टी को नहीं मिला। और जो कुछ जयचंद हमारे साथ थे, वो जो तत्व थे वो अब बाहर जा चुके हैं, तो इसका भी एक फायदा हमको निश्चित तौर पर मिला है। जो लोग पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे, रमन सिंह की मदद करने का काम करते थे, रमन सिंह की बी टीम बनकर जिस तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाता था, ऐसे तत्वों को बाहर कर दिया गया है।
और उसी का परिणाम है कि 68 सीटों पर हम जीत दर्ज किए हैं। आप देखिएगा जिस आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम 11 सीटें जीतेंगे। इसी तरह का रोड मैप ये लोग बनाते थे, कहते थे 2023 तक हमको मौका दीजिए, हम नक्सलवाद समाप्त करेंगे। रमन सिंह को ही नरेंद्र मोदी जी भी केंद्र में फॉलो कर रहे हैं, अगली सरकार जब आएगी तो हमने जो घोषणा किया है उसको पूरा करेंगे। आपने 4.5 साल में क्या काम किया? 3 बार आपने 4 बार बजट पेश किया, तब आपने इनकम टैक्स की समस्या की जो सीमा है वो 5 लाख क्यों नहीं की? किसानों को आप बात कर रहे हैं 6,000 रुपए देने का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का किसान 2.5 क्विंटल धान बेचेगा तो आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसा उसके पास आ जाएंगे। आपने हमको तो ये उम्मीद थी कि आप जिस तरीके से अपने चंद उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करते हैं उसी तरह इस देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपके हृदय में किसानों के लिए स्थान नहीं है। ये बात आपके इस बजट से स्पष्ट हो गया है। इस देश की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि जब यहां पर नसबंदी कांड हुआ तो नरेंद्र मोदी जी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए, और इसी प्रदेश के अंदर नक्सलियों ने एक कैमरामैन, दूरदर्शन का कैमरामैन था, उसको शहीद कर दिया, उसके घर नहीं गए। और उड़ीसा में एक जो करस्पॉन्डेंट था उसके घर आप जाते हो। इस तरीके से दोहरा मापदंड आपका है। छत्तीसगढ़ के लोग आपको भली भांति जान चुके हैं, आपके ऊपर विश्वास कतई नहीं करेंगे। मैं आता हूं सर अजय से आपके पास। संदीप जी मैं आपके पास भी आता हूं। बाबूलाल शर्मा सर, मेरा अगला सवाल आपसे है सर। हालांकि ये बड़ी दिलचस्प है सर कि बजट को कहते हैं आम बजट, ये अंतरिम बजट था, ठीक है, और आम का मतलब हो गया कि आम लोगों के लिए, लेकिन भाषा उसकी इस तरह रहती है कि पहले तो हर कोई खुश हो गया था कि 5 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिल गई। खैर वो चीजें बाद में खुली कि वो टैक्सेबल इनकम पर है, जो भी है उसमें। सर मेरा आपसे सवाल यह है, जो दूसरा मुद्दा है हमारी डिबेट का और बहुत अहम है, कि 8 फरवरी को पीएम आना चाहते हैं रायगढ़ और सीएम लिखते हैं चिट्ठी कि हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाएंगे। सर ये किसने जिद ठान रखी है? देखिए, बात तो अड़चन की है। मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है वो अपनी अड़चनों के साथ लिखा है। तो 8 फरवरी को बजट पेश करना है और उनको सदन में रहना जरूरी है। और रायगढ़ में जब वो आएंगे नरेंद्र मोदी, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को वहां अगवानी के लिए मौजूद रहना चाहिए। अन्य भी लोगों को मौजूद रहना चाहिए जो प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हैं। वो नहीं हो पाएगा, ये एक अड़चन आई है, इसलिए उन्होंने अपना आग्रह लिखा है। और वो आए ना आए वाली स्थिति है, वो काहे के लिए चेंज करेंगे, वो तो आएंगे 8 तारीख को। अब प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये परेशानी का सबब रहेगा। पहली बार जब अभी नरेंद्र मोदी आए थे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, जब ओडिशा जा रहे थे, जो है भूपेश बघेल ने की थी, वहां प्रोटोकॉल मेंटेन किया था जी। लेकिन ये पत्र लिखने का उनका मर्म वही है कि 8 तारीख को उनको जो है बजट पेश करना है। और निश्चित रूप से पहला बजट है, महत्वपूर्ण बजट है, और इस सरकार की पूरी छवि उसमें दिखाई देगी। और उसका एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने में है कि किस तरह से उस बजट को आना है, किस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए, किस तरह से वहाँ बातें होनी चाहिए। इसलिए जो है मैं समझता हूँ उन्होंने पत्र लिखा तो कोई गलत नहीं है। प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हो पाएगा, इस बात का उन्होंने आग्रह किया कि आप थोड़ा सा दौरे को आगे पीछे कर दीजिए। संदीप जी, कोई शिकवा गिला तो नहीं रहेगा सर? क्योंकि देखिए जो चीजें हैं वो तार्किक हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है जहां पर 90 सीट है, इसका इतिहास रहा है। 1984 के चुनाव को उठाकर देखेंगे तब भारतीय जनता पार्टी को इस 90 सीट में मात्र 7 सीट मिली थी। वो हमारा सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस, और कांग्रेस पार्टी उस समय यहाँ पर 83 सीट जीती थी। बेसिकली ये पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि हमारा ग्रेजुअली विधानसभा स्तर पर भी जो है हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा, लेकिन लोकसभा हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़ा। जो पिछला चुनाव था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें हमारे वोटों का परसेंटेज अंतर मात्र 0.7% था और हम कांग्रेस से 10 सीट आगे थे। लेकिन लोकसभा में जब यही चुनाव हुआ तो हमारे वोट का परसेंट का अंतर 9% पर चला गया, मतलब 8 गुना ज्यादा उसमें वोट का परसेंट हो गया। ये इस बात का जोता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट का परसेंटेज का रुझान बहुत ज्यादा रहता है। अभी भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर कि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो भी हमारे वोट का परसेंटेज, जैसे आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है मात्र 3% वोट ज्यादा गेन की पिछले चुनाव की तुलना में 39। यद्यपि हमारा वोट नीचे जरूर गिर गया विधानसभा में, लेकिन क्या हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अपने वोट का जो परसेंटेज पुराने चुनाव में था उस परसेंट को हम प्राप्त कर लेंगे। मैं ये सवाल पूछूंगा बाबूलाल शर्मा, जिससे मैंने सर प्रोटोकॉल वाला सवाल पूछा, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, प्लीज प्लीज।
प्लीज मेरा एक जवाब तो उन्हें दीजिए, जिसमें बहुत लंबा चौड़ी बात हुई थी। मैं उसको आपको कैलकुलेशन से बताना चाह रहा हूं। यद्यपि कांग्रेस पार्टी का मेरे मित्र ने काफी आरोप लगाया जिसका अब उसमें कोई मतलब नहीं है, वो विधानसभा संदर्भित थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की है वो घोषणा पूरा होगा। और जहां तक प्रोटोकॉल का बात रहा, तो प्रोटोकॉल के विषय में मोदी जी के आने का कार्यक्रम पहले से तय था। यदि यहां पर विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है और अगर कहीं कोई कार्यक्रम ओवरलैप हो रहा है तो इसके लिए कोई उचित मार्ग होगा, उसको निकाला जाएगा। लेकिन इसमें कहीं पर कोई क्लैश होगा, हम ऐसा नहीं चाहते और ना क्लैश होना भी चाहिए। अगर कहीं ये चिट्ठी लिखे हैं तो हमारे मोदी जी उसका जवाब देंगे, इसका क्या मार्ग निकलेगा। ये कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय मैं इसको नहीं मानता। ठीक, मैं बाबूलाल शर्मा सर आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में जैसे संदीप जी बता रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ा और उसमें सीटें भी बढ़ी, लेकिन एक बहुत अहम फैक्टर है और वो ये कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला था इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में। एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ गठबंधन था बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का। और उस गठबंधन की सेहत आजकल कितनी नाजुक चल रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। अगर ये गठबंधन टूटता है तो क्या इसका सीधा तौर पर फायदा कांग्रेस को मिलेगा 2019 में, आपको लगता है? देखिए, गठबंधन का ना तो आज बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है और ना जो है लोकसभा के चुनाव में दिखेगा। ठीक है, वो कई स्थानों पर जो है दूसरे नंबर पर रहे हैं, प्रभाव डालने की स्थिति है, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव का मसला आएगा तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन जो उनका है जोगी जी और मायावती का, उसको ज्यादा महत्व मिलेगा मैं नहीं मानता। दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी जो है 11 सीटों की जीत के दोनों दावे कर रहे हैं। जो प्रत्याशी कौन आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन बनते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों का वजन भी महत्वपूर्ण होगा। और माहौल जो है, देखिए ये आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जुमलों पे और नारों पे चुनाव जीते जाते हैं। आप देखिए ध्यान से, शुरू से लेकर आज तक देखेंगे आप तो जुमलों और नारों पे जीत जाते हैं सर। लेकिन क्या अब इन्हीं जुमलों और नारों पर जनता चोट नहीं कर रही? वो एक तो सवाल है। मेरा एक छोटा सवाल बाबूलाल सर आपसे और भी है, बाबूलाल सर छोटा सवाल और भी है कि 68 सीटें जब कांग्रेस ने जीती तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसका मतलब कांग्रेस का वोट ना जोगी ने काटा ना मायावती ने काटा, अगर वोट कटा तो बीजेपी का कटा। तो इस सवाल का दूसरा पहलू यह है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, वो वोट वापस लौटेंगे? देखिए, ये तो उनके नेतृत्व के रुख पर निर्भर करेगा। उनके नेतृत्व का रुख क्या होता है। ये जैसे अभी अजय साहू जी ने कहा कि बी टीम की तरह काम कर रही थी, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ है इंटरनली जिसका मैं पुष्टि नहीं करता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। अगर ये सच नहीं है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनके गठबंधन टूटने से कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा और थोड़ा बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है। अजय साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। 19 के लिए रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हालांकि विधानसभा में आपने रिकॉर्ड सुधार लिया। 19 के लिए ऐसा क्या है सर आपके पास कि जनता आपको वोट करे या सीटें दे? देखिए, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 40 दिनों में वो हमारा रिकॉर्ड है। हम हमारे काम के बदले वोट मांगने जाएंगे और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरीके से हम पर विश्वास किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार एक किसान का बेटा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना है। उसके अंदर किसानों को लेकर दर्द है, उसके अंदर छत्तीसगढ़ियों को लेकर दर्द है, वो चाहता है कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के गांव समृद्ध हो, छत्तीसगढ़ जो है वो सही मायने में समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ के लोग सही मायने में समृद्ध बने, उनको सरकार से किसी चीज की आशा ना हो, वो इतने समृद्ध हो जाए कि वो जो चीजें खरीदना चाहते हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाए। ये भूपेश बघेल जी की मंशा है। इन सारी चीजों को लेकर हम जाएंगे और निश्चित तौर पर फायदा होगा। एक चीज आसिफ जी ये कहना चाहूंगा, आसिफ जी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप ये विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर जोगी कांग्रेस मैदान में नहीं होती और बीजेपी की बी टीम नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए 3 सीटों तक सिमटती, 3 से 4 सीट, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला था। ये जो जोगी जी मैदान में आए इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं
और इसी के कारण हम कहते हैं कि कांग्रेस में रहकर जब उनको मदद करते थे, अलग होने के बाद भी इन्होंने उनको मदद अब की। हालांकि ये जो अपने अपने दावे हैं, इसका असली समीकरण है क्या, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। एक तरफ जोगी जी परेशान है, दूसरी तरफ मायावती परेशान है कि आखिर इस गठबंधन को हुआ क्या, ये हमको किसके वोट नहीं मिले और वोट क्यों नहीं मिले। उधर कांग्रेस कहती है कि हमारे वोट काटे और बीजेपी को लगता है कि शायद हमारे वोट कटे। लेकिन अब जब गठबंधन शायद टूटने की कगार पर है तो उसका फायदा किसे मिलेगा, एक सवाल तो यही होगा। और दूसरा सवाल ये कि 19 में भारी पड़ेगा कौन, 19 में 20 कौन पड़ेगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया बाबूलाल सर, बहुत शुक्रिया अजय साहू जी, आप हमारे साथ जुड़े। और 19 में 20 कौन पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव जैसी ही तस्वीर 20 में दिखती है, 2020 में दिखती है, ये भी जरा देखना होगा तब, जबकि दावे किए जा रहे हैं जो जीते वो ये कि पैटर्न सेम रहेगा और जो हारे वो ये कि चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं।